अजीत भाई साहब, अजीत झा साहब से मैं अब सीधे आ जा रहा हूँ। अजीत साहब बहुत पत्रकारिता के साथ साथ ये विदेश रहे और विदेश की पॉलिटिक्स को विदेश के उसके भी नजरिए से समझते हैं। मेरे दो प्रश्न हैं जिनको एक साथ आप जवाब दीजिए या दोनों को मिक्स करके दीजिए। एक, जो ये अभी पत्र लिखा गया, ये पत्र प्राइम मिनिस्टर को लिखा गया। अच्छा, सारी बात ही ये हो रही है कि इस केंद्र सरकार के कहने पे ये सब हो रहा है और उसमें प्राइम मिनिस्टर को अगर पत्र लिखा जा रहा है तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू ज्यादा है, इसकी कोई तत्व में नहीं है। क्योंकि आप प्रधान मोदी जी से कह रहे हैं कि आप अपने उनको ठीक करिए और इसको लिख के शायद एक मैसेज वो बाकी, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी विपक्षी पार्टियों को एक मैसेज देना चाहते थे कि कौन कौन साथ है, कौन कौन नहीं साथ है। एक दूसरा, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपका इतना एक्सपोजर रहा है विदेश का। ये जो राहुल गांधी अभी इंग्लैंड गए हैं और वहां कैम्ब्रिज में उनका, और उन्होंने अभी तक 3 स्पीच दी हैं। आज वो चौथी स्पीच पार्लियामेंट में देने वाले हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उन्होंने पहला कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दिया, दूसरा उन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन में दिया और तीसरा उन्होंने कल इंडियन डायस्पोरा, भारतीय जो वहां पे प्रवासी भारतीय उनके सामने दिया। मैंने तीनों बिल्कुल ठीक से सुना है, फर्स्ट टू लास्ट। उसमें से बीजेपी का जो एक पुराना रवैया है उसको सेलेक्टिवली 5 सेकंड का या 3 सेकंड का कुछ निकाल के आउट ऑफ रेफरेंस और उसको वो कह के कि विदेश की धरती में विदेश की। मैं थोड़ा आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जो इश्यूज राहुल गांधी उठा रहे हैं, जो बड़े इश्यूज उठा रहे हैं, वो विचारधारा का इश्यूज उठा रहे हैं, वो इन दोनों के बीच में विपक्षी जो अभी यहाँ की राजनीति हो रही है केवल सीट एडजस्टमेंट की राजनीति है। राहुल गांधी स्लाइटली बड़े इश्यूज को विचारधारा, इशू बेस्ड इनकी बात कर रहे हैं। इन दोनों पे आपके थोड़ा रिएक्शन चाहेंगे अजीत भाई साहब। पहले आनंद जी शुरू किया जाए उस चिट्ठी से जो सारे न्यूज़पेपर्स, अखबार सारे हैं या मीडिया एजेंसीज, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये इस पत्र को केसीआर बेसिकली इसको लिखे हैं और उसका एक कारण, इमीडिएट कारण दिया गया है कि केसीआर के डॉटर पे जो है ईडी रेड या ईडी का जो थ्रेट है वो एज अ रिस्पॉन्स केसीआर ने लिखा है। पहला तो ये चीज, उस पे सबसे प्रॉब्लम ये है कि ये जो पत्र है, ये इसका जो एक आपने जो पॉइंट आउट किया कि ये प्रधानमंत्री को लिखा गया है कि भाई आपके लोग जब या मान लीजिए कुछ लीडर्स यदि वो करप्शन करते हैं और बीजेपी ज्वाइन करने लगते हैं तो दीज एजेंसीज जो है अपना फीट ड्रैग करने लगती है और नहीं तो आप जो है इसको मिसयूज कर रहे हैं। तो ये आपने जो एक बात कही कि ये प्रधानमंत्री को लिखा है, तो उसमें तो माने एक तरह का कहिएगा कि प्रोटेस्ट स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है। पहला इसको और फोर्सफुल कर सकते थे। दूसरा ये है कि ये बिल्कुल एक तरह से थप्पड़ वापस ऑपोजिशन लीडर्स के चेहरे पे आ गया, क्योंकि ये क्लियरली दिखाता है कि ऑपोजिशन में 2 लार्ज फ्रंट हो गया है। एक लेड बाय कांग्रेस, जिसमें कि मान लीजिए स्टालिन, डीएमके के लेफ्ट, जेडीयू, ये सारे सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है इस लेटर को ज्वाइन नहीं किया। और दूसरा लेड बाय कह सकते हैं केसीआर, उसके साथ साथ ममता बनर्जी, आप भगवंत मान मुख्यमंत्री पर, वो भी तो आपके पार्ट हैं। और आपने जो कहा कि कुछ सीनियर लीडर्स जैसे शरद पवार जी या फारूक अब्दुल्ला या उद्धव ठाकरे, वो भी इसको ज्वाइन किए हैं, कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट आरजेडी भी। तो ये जो है ना कि ये थर्ड फ्रंट वर्सेस कांग्रेस लेड यूपीए, ये बिल्कुल साथ नहीं आ रही है कि इनफैक्ट ईच एंड एवरी इश्यू पर ये जो है, ये बिल्कुल राहुल जी का जो मैंने देखा, आपने जो कहा उनका कैम्ब्रिज स्पीच, जो कि मैं कहता हूं बहुत ही अच्छा है, और लंदन में उन्होंने जब बात किया जर्नलिस्ट से, तो वो कहते हैं कुछ दूसरा चीज। वो पहला कहते हैं कि नहीं, अभी ऑपोजिशन जो है दे आर ऑल एंग्री विद द प्रधानमंत्री, विद बीजेपी, सारे गुस्से में है और सब एक साथ एक फ्रंट बनाएंगे। तो उसको जो है ये
डिवीजन जो है डायरेक्टली दोनों क्लैश कर रहा है। ये भी आपने सही किया कहा कि राहुल सिर्फ कहूंगा वोट्स और सीट्स का राजनीति के तरफ नहीं उसको हाईलाइट नहीं करके वो आइडियाज के लेवल पे उसको लेते हैं। उनका कहना है कि जितने ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो नॉन बीजेपी है, वो नॉन बीजेपी नॉन आरएसएस है, दैट मींस दे आर अगेंस्ट द संघ। तो ठीक, आइडियोलॉजिकली इस बैटल को वो आगे बढ़ाते हैं, उसमें वो बिग इश्यूज को लाते हैं। फॉर एग्जांपल वो हाईलाइट करते हैं कि भाई पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का डिक्लाइन, अनएम्प्लॉयमेंट रैम्पेंट है, वो ये भी कहते हैं कि इकोनॉमी का डिक्लाइन है। इनफैक्ट रघुराम राजन ने कल ही कहा है कि इंडिया इज अप्रोचिंग अगेन द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। याद रहे कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3.5% हुआ करता था। ये जो फ्रेज एक जमाने में बहुत ही पॉपुलर था। तो ये जो क्लेम है बीजेपी सरकार का कि आफ्टर कोरोना फिर से ग्रोथ रेट पिकअप किया है, तो उसको भी राहुल गांधी राजन वगैरह फॉल्स दिखाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइड है राहुल गांधी के स्पीच का या राहुल के क्लेम का कि भाई फाइट में सिर्फ एंटी बीजेपी करने से नहीं होगा, इसमें एक पॉजिटिव आइडियोलॉजी लाना पड़ेगा, इकोनॉमिक जो परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट का उसको हाईलाइट किया जाए। बट साथ ही साथ ये जो क्लियर कट डिवीजन है, थर्ड फ्रंट लेड बाय केसीआर, ममता बनर्जी, केजरीवाल एक तरह से कहिए, और दूसरा कांग्रेस लेड यूपीए जिसमें कि स्टालिन सबसे बड़े उनके राइट साइड में बैठे हुए हैं, मतलब सपोर्टर ऑफ कांग्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर स्टालिन। उसके बाद लेफ्ट पार्टीज, आजकल नीतीश कुमार काफी सॉर्ट ऑफ कांग्रेस के साथ अच्छा एक तरह से अलायंस बिल्ड किए हुए हैं। उस अलायंस में टेक्निकली आरजेडी भी है, क्योंकि कांग्रेस आरजेडी सोनिया और लालू में एक तरह का अच्छा केमिस्ट्री है। बट ये जो है ना, दिस डिवीजन बिटवीन द टू फ्रंट्स, ये दिखाता है, ये एक नैरेटिव बिल्ड करता है कि 2024 में फिर भाजपा रिटर्न करेगा। तो ये जो है ना, ये बड़ा खतरनाक है। और इसको ये जो एक तरह का एजम्पशन है कि जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होगा ये सारे साथ आ जाएंगे और 1977 वाला फिर से वो खेल हो जाएगा और जनता पार्टी का जो राइज हुआ था, ये मुझे बहुत ही फ्रेजाइल आर्ग्यूमेंट लगता है, वीक आर्ग्यूमेंट। क्योंकि याद करिएगा कि 1977 में ये सारे लीडर्स जेल के अंदर बैठ के एक सॉलिड अलायंस करके, इतना सॉलिड कि उन्होंने एक सिंबल पे चुनाव लड़ा, भारतीय क्रांति दल के सिंबल पर सारे पार्टीज एक साथ, जनता पार्टी, एक नया पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ ना सिंबल का बात हो रहा है, ना यहाँ पर कहिएगा कि एक तरह से मैं कहूंगा कि ना कोई पार्टी फॉर्मेशन का बात हो रहा है। उस जमाने में जो सारे ऑपोजिशन लीडर्स आए थे वो एक मूवमेंट के दौरान आए थे, तो मूवमेंट से लिंक था, उसका एक पॉपुलर बैकिंग था। आज कोई मूवमेंट सामने नहीं है। एक मूवमेंट आया, फार्मर्स मूवमेंट, उसमें भी ऑपोजिशन पार्टीज डिवाइडेड थे। आज कोई मूवमेंट कंट्री के सामने नहीं है। इनफैक्ट यदि कोई मूवमेंट का एको हो रहा है तो एक ही मूवमेंट, और वो है अयोध्या मूवमेंट, बिकॉज बीजेपी उसका जो मोनोपोली है पावर के ऊपर, उसका जो हेजेमनी है, सिर्फ वही दिखाई पड़ रहा है। तो मैं कहूंगा कि ये एक तरह से ये लेटर जो है, इसका इंटेंशन जो भी रहा हो, बट इसका कॉन्सिक्वेंस बड़ा ही नेगेटिव है कि ये पूरा ऑपोजिशन डिवाइडेड है, एक अपने अपने स्टेट्स में अपना अपना पावर जो है बचाने के लिए और भी बहुत सारे इश्यूज पे कोई, कभी इसके साथ आप ही ने पॉइंट आउट किया कि भाई जब कांग्रेस, जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी का इंट्रोगेशन हो रहा था तो आपने बिल्कुल कुछ नहीं कहा, और आज मनीष सिसोदिया एक हफ्ते से जब अंदर है सीबीआई के एलिगेशंस पे, तो फिर जो है उधर से कुछ नहीं हो रहा है। जब तक इसको ये ऑपोजिशन ग्रुप्स एंड कांग्रेस सब लोग मिलके इसको फाइनली सॉल्व नहीं करेंगे, एक यूनाइटेड फ्रंट, मैं तो इनफैक्ट और आगे बढ़ूंगा, मैं कहूंगा जनता पार्टी की तरह एक सिंबल, एक पार्टी पे नहीं आएंगे, तब तक बीजेपी को चैलेंज देना, फॉरगेट जीतना, सीरियस चैलेंज देना
बहुत दूर की बात है। तो ये जो है ना, ये डिस्पाइट राहुल गांधी वेरी पॉजिटिव मैसेज, मैं कहूंगा कि भाई आइडियाज के लेवल पे यूनाइट किया जाए, पर ग्राउंड रियलिटी जो है वो एट दिस मोमेंट मैं कहूंगा आई एम वेरी पेसिमिस्टिक। जी जी, क्योंकि कार्यक्रम खत्म हो गया, लेकिन मैं एक एक मिनट में आप सब लोगों से बहुत ही ब्रीफ में, एक और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज हुई है, मैं सोच रहा था उस पर अलग से करता चर्चा, लेकिन आज आप लोगों का एक बेसिक एक मिनट में एक रिएक्शन ले लूं। मुझे कभी कभी एक अफसोस ये होता है कि देश में सारा लोकतंत्र, देश ये केवल चुनाव नहीं है, और चुनाव में वोट पाने के लिए क्या क्या पे हो जाते हैं। जो तमिलनाडु में हो रहा है, और जिस तरह के फेक वीडियोस फैला के हिंदी भाषी राज्यों से और खास करके बिहार और यूपी से जो लोग वहां जाके, करीब 10 लाख उनका अपना एस्टिमेट है, और उनके जो चेन्नई के डिस्ट्रिक्ट स्मॉल स्केल के जो सेक्रेटरी, वो कह रहे हैं कि हम लोगों को यह है कि लोग लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। और इस पे तमिलनाडु बीजेपी के प्रेसिडेंट को फॉल्स मैसेज फैलाने के लिए उनके ऊपर एफआईआर भी हो गई है। मैं बहुत ही क्विकली, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन केवल और केवल नफरत फैलाना कहीं तो कुछ हो। मैं शाही साहब आपसे, क्योंकि ये जो तमिलनाडु में हो रहा है, ये मुझे कभी कभी लगता है अगर शुरू कर दिया तो इसको, शुरू तो कर दिया है, रोकना शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। अजय शाही साहब, बहुत एक मिनट में बहुत क्विक रिएक्शन। अजीत झा साहब, अ वेरी क्विक रिएक्शन। मेरा तो यही कहना है कि मतलब दिस इज, मैं कहूंगा बहुत ही अनफेयर ट्रैजिक सिचुएशन है। और Correct. होता क्या है कि उसमें एक लीडर बोलता है, इन दिस केस बीजेपी के लीडर जिस पर की अरेस्ट वारंट आया हुआ है, बट वो पब्लिक जो है उसको विश्वास करती है। रिवर्स माइग्रेशन ऑफ लेबर शुरू हो जाता है। अभी तो होली का समय था, तो वैसे ही बिहार और यूपी के लेबर्स जो है वापस चले जाते हैं। बट सबसे प्रॉब्लम इस कंट्री में क्या है, लेबर प्रोटेक्शन, किसी भी तरह का लेबर प्रोटेक्शन मेजर्स है ही नहीं। वो बार बार सरकार जो है बात करता है कि मैं रिफॉर्म्स कर रहा हूं लेबर लॉज का, वो सारा एंटी लेबर स्टेप्स हो जाता है। वो बेसिकली क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइज्ड लेबर है, जो कि बाय द वे दुनिया से कंपेयर किया जाए तो ऑर्गेनाइज्ड लेबर की डेंसिटी भारत में बहुत कम है। यूरोप वगैरह में ऑर्गेनाइज्ड लेबर की डेंसिटी करीब 70-80%, इटली फ्रांस में, और भारत में 10% से भी कम है। सोच लीजिए आप, ये गरीब देश है, यहाँ पर मिनिमम वेजेस जो है कहीं दिया नहीं जाता है, बट लेबर के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और दिक्कत क्या है कि ये जो बीमारू स्टेट्स हैं, 95% लेबर पूरे भारत में और विदेश में भी इन्हीं राज्यों से जाते हैं। बिहार, यूपी, उड़ीसा, बीमारू, उसमें उड़ीसा को भी ले लिया जाए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसी के लेबर। मैं मिडिल ईस्ट में करीब 10 साल था, मैंने देखा कि सारा लेबर पहले केरला से आते थे और मेरे रहते रहते सारा लेबर बदल गया, बिहार, यूपी, राजस्थान। तो ये जो है ना, ये जो डिवाइड है नॉर्थ वर्सेस साउथ का इकोनॉमिकली, उसको ये जो है एक तरह से, इस पर जो है कोई सीरियस स्टेप नहीं लिया जाता है। कोई भी सरकार हो लेबर प्रोटेक्शन लॉज पास नहीं करता है, क्योंकि वो फॉरेन कैपिटल हो चाहे वो इंडियन कैपिटलिस्ट हो, उन्हीं के प्रोटेक्शन में लग जाता है। पूरा जो रूलिंग क्लास का कैरेक्टर है, इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट्स, वो सारा करीब करीब वही करते हैं। एक आध थोड़ा बहुत एक्सेप्शन होगा। तो ये जो है बहुत ही, मतलब मेरे अनुसार ट्रैजिक है, एम्बैरसिंग है, और ये फर्दर कंट्री को डिवाइड करेगा मेरे अनुसार। जी,